हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज मार्च 3 को हम लोग 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। तीनों आर्टिकल द हिंदू से लिए गए। पहला आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है व्हाट विल गगनयान चेंज फॉर इंडिया। हम इसमें गगनयान मिशन की बात करेंगे। 4 कैंडिडेट्स जिनको फाइनलाइज किया गया है, शॉर्टलिस्ट किया गया है, उनके नाम की बात करेंगे। स्टेट पीसीएस में इनके नाम पूछे जा सकते हैं और मिशन के इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे। जो मिशन है उससे इंडिया को क्या अचीव होगा, ये सारे एस्पेक्ट भी कवर किए जाएंगे। प्री और मेंस दोनों एस्पेक्ट कवर करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है व्हाई डिड द कोर्ट पेनलाइज पतंजलि। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने जो रिस्ट्रेन ऑर्डर निकाला है पतंजलि के अगेंस्ट में, वो किस लिए है उसके बारे में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें एक एक्ट की बात करेंगे जो आपको पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है द रिजोल्यूशन अगेंस्ट सेंटर बॉर्डर प्लान। जो रिसेंटली केंद्र सरकार का बॉर्डर प्लान है रिलेटेड टू म्यांमार, फेंसिंग की जा रही है और फ्री मूवमेंट रिजीम को सरकार के द्वारा स्क्रैप कर दिया गया है, उसके बारे में बात करेंगे। रिजोल्यूशंस के क्या मायने होते हैं जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली पास करती है, इसकी बात करेंगे। उसकी क्या वैल्यू होती है लॉ में, लीगल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, ये सारी चीज़ों पे चर्चा की जाएगी। मेन आपका जो इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में वो है फ्री मूवमेंट रिजीम। फ्री मूवमेंट रिजीम के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। इस बार आपको प्री में दिखाई दे सकता है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है व्हाट विल गगनयान चेंज फॉर इंडिया। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्यों उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है? क्योंकि गगनयान अभी हुआ नहीं है, लॉन्च ही नहीं हुआ है, तो क्यों पूछेगा। ठीक, इसके लिए जो टेस्टिंग की जा रही है वो सारी चीज़ें पूछी जा सकती है। जो टेस्टिंग, जो भी चीज़ें सक्सेसफुल होती जाएगी उस पर क्वेश्चन आता है। जो चीज़ें फेल हो जाएगी उस पर क्वेश्चन नहीं आएगा और जो चीज़ें होगी ही नहीं उस पर तो सवाल आएगा नहीं। आदित्य एल 1 2016 से न्यूज़ में आज तक नहीं पूछा। निसार के बारे में आज तक नहीं पूछा, है ना। स्टेट पीसीएस में कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन आपको यूपीएससी में बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जो मिशन या तो सक्सेसफुल नहीं हुए हैं या फिर जो मिशन आपके हुए ही नहीं है। ये मैं प्री की बात कर रहा हूँ, प्री का ऑब्जर्वेशन है। मेंस में कुछ भी पूछ लेते हैं यार, है ना। जिस पे एडिटोरियल आते हैं उस पे क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन प्रीलिम्स का ये स्पेसिफिक है। मिशन सक्सेसफुल होना चाहिए और मिशन लॉन्च होना चाहिए, उसी के बाद आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, शुरू करते हैं। गगनयान के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक, जो जो चीज़ें हो रही है उसके अराउंड वो सारी चीज़ें आपको पूछी जा सकती है, वो इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली अपन ने ह्यूमन रेटिंग के बारे में पढ़ा था। ह्यूमन रेटिंग क्या होती है वो आ सकता है आपको। ठीक, तो शुरू करते हैं। न्यूज़ में क्यों आए हैं, कंटेक्स्ट समझ लेते हैं। रिसेंटली 27 फरवरी को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 4 एस्ट्रोनॉट्स के नाम जो है फाइनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स के नाम पब्लिसाइज कर दिए हैं, जो कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन गगनयान में कहाँ जाएंगे, लोअर अर्थ ऑर्बिट में जाएंगे। अगर सब कुछ सही रहा तो जो फर्स्ट क्रूड फ्लाइट मिशन होने वाला है वो कब होगा, 2025 में। ठीक है, सब कुछ सही रहा का मतलब क्या है, बाकी जितनी भी टेस्टिंग होने वाली है सब कुछ टाइमली हो जाए तो 2025 में गगनयान मिशन लॉन्च किया जाएगा, जो कि फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन होगा इसरो का, इंडिया का। ठीक, तो ये क्या है, क्रूड की बात कर रहे हैं। क्रूड मतलब जो एस्ट्रोनॉट्स होंगे इसमें बैठ के जाएंगे। इसके पहले अनक्रूड मिशन भी होंगे, इसमें हम लोग रोबोट वगैरह भेजेंगे, देखेंगे कि सब कुछ सही है या नहीं प्रॉपरली। अगर वो सक्सेसफुल होगा तभी क्रूड मिशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इतनी सेफ्टी तो देखना पड़ेगा यार, ह्यूमन लाइफ स्टेक में। ठीक, अब बात करते हैं गगनयान की। गगनयान है क्या? गगनयान बेसिकली इसरो के एक मिशन का नाम है जिसमें इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को लो अर्थ ऑर्बिट पे भेजा जा रहा है फॉर अ शॉर्टर ड्यूरेशन। ठीक, लोअर अर्थ ऑर्बिट का मतलब क्या है, जीरो सरफेस से 2000 किलोमीटर तक, है ना। एल्टीट्यूड हाइट की बात कर रहे हैं हम। सरफेस, अर्थ सरफेस से 2000 किलोमीटर की हाइट तक के जो एरिया होता है उसको हम लोअर अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं। मीडियम अर्थ ऑर्बिट का क्या है, 2000 से ऊपर 20,000 से कम, और 20,000 से ऊपर है तो जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट की बात की जा रही है। ठीक, 36,000 इस किलोमीटर पे
जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट होता है। ठीक है, ये हम लोग सब जानते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं। ठीक, तो लो अर्थ ऑर्बिट पे हम लोग क्या कर रहे हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ह्यूमन स्पेस फ्लाइट भेज रहे हैं। टेक्निकली इट्स अ डिमॉन्स्ट्रेशन मिशन, ये सिर्फ दिखावा करने वाला मिशन है। दिखावा, दुनिया को दिखावा नहीं कर रहे, हम अपनी कैपेसिटी, अपनी कैपेबिलिटी को टेस्ट कर रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, क्या अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके थ्रू जो है इंडिया फैमिलियर हो जाएगा प्रोडक्शन, क्वालिफिकेशन एंड यूज़ इस तरह की टेक्नोलॉजी का, इस तरह की टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू हम ह्यूमन को स्पेस में भेज सकते हैं। हमारा जो लॉन्ग टर्म गोल है वो क्या है, इंडिजिनस स्पेस स्टेशन डेवलप करना बाय 2035, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, अपना मतलब हम लोग एस्ट्रोनॉट्स को भेजा करेंगे। तो उसके लिए एस्ट्रोनॉट को भेजने के लिए जो टेक्नोलॉजी है वो अभी गगनयान के थ्रू क्या हो जाएगी, डिमॉन्स्ट्रेट हो जाएगी, चेक हो जाएगी, टेस्टेड हो जाएगी। और फिर जब स्पेस स्टेशन बन जाएगा 2035 में, तो हमारे एस्ट्रोनॉट वहाँ जाके टेस्टिंग कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। और मून पे हम लोगों को कदम रखना है बाय 2040, है ना। मून पे अगर हमें किसी एस्ट्रोनॉट को भेजना है, अभी हमने सॉफ्ट लैंडिंग करवाई थी, किसकी, रोबोट की लैंडिंग कराई गई थी, अब हम इंसान की लैंडिंग कराना चाहते हैं, उसके लिए हमें ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन करना तो पड़ेगा ही, है ना। अभी हम छोटे स्तर पर कर रहे हैं, लोअर अर्थ ऑर्बिट पे भेज रहे हैं, उसके बाद मून पे भेजेंगे तो काफ़ी जो है डिफ़िकल्टीज आएगी। उसके लिए स्टेप बाय स्टेप हमारे जो लार्जर गोल है उसको अचीव करने के लिए गगनयान मिशन किया जा रहा है। ठीक, रिसेंटली इंडिया ने जो मून मिशन था चंद्रयान 3 कंक्लूड कर लिया है। इसके बाद सेकंड फेज चालू होगा, जिसमें वो जापान के साथ मिलकर रोवर भेज रहे हैं, कहाँ पर, मून में। और उसके बाद एक और मिशन होगा जिसमें वो लूनर के जो सॉइल सैंपल हैं वो वापस कलेक्ट करके लाएंगे। ठीक, तो ये सब आने वाले समय के इंडिया के लूनर मिशन से रिलेटेड गोल्स हैं। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो मून में लैंडिंग ये सबसे बड़ा गोल है, उसकी शुरुआत जो है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन गगनयान से की जा रही है। इसके लिए इसरो में काफ़ी सारे चेंजेस भी किए गए हैं। अब इसरो को दो अलग अलग भागों में डिवाइड किया है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये कमर्शलाइज स्पेस टेक्नोलॉजी को देखते हैं, और इंडिया नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन, इसको भी बनाया गया है। ये बेसिकली जितनी भी स्पेस एक्टिविटीज़ है सारे सेक्टर में उसे ऑथोराइज करने का काम करता है। ठीक है, तो इसरो में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, अलग अलग छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन बना दिए गए हैं। एक कमर्शियल वो देखता है कमर्शियल फ्लाइट्स जितनी जा रही हैं, और दूसरा जो स्पेस रिलेटेड जो मिशंस हैं उसको देखते हैं। ठीक, एक कोऑर्डिनेटिंग बॉडी भी सेटअप की गई है गगनयान के लिए, जिसका नाम है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर। ठीक है, तो ये आपके इंस्टीट्यूशन हो जाएंगे जो कि गगनयान से रिलेटेड है। अब कौन कौन से कंपोनेंट्स है गगनयान के ये देख लेते हैं। ठीक, तो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LMV3, इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। LMV3 रॉकेट हो जाएगा, है ना। ड्राइंग थोड़ी कैजुअल लग रही है, बनाने का तरीका कैजुअल है, कोशिश करेंगे समझने की। ठीक, पहले तो स्टेज 1 में सॉलिड फ्यूल होता है, स्टेज 2 में लिक्विड फ्यूल होता है, और स्टेज 3 में क्रायोजेनिक। रिसेंटली ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। क्रायोजेनिक में फ्यूल कौन सा होता है, हाइड्रोजन। ऑक्सीडाइजर कौन सा होता है, O2। ठीक है, तो ये दोनों मिलके बर्न होते हैं। क्रायोजेनिक इंजन की अभी बात की थी CE20 की ना, अभी 2-4 दिन पहले का आर्टिकल है, एक बार उसको देखना चाहो तो देख सकते हो। लिक्विड में विकास इंजन यूज़ किया जा रहा है, CE विकास, और सॉलिड, इसमें सॉलिड फ्यूल यूज़ किया जाता है। कुछ बूस्टर्स भी होते हैं यार, ये बूस्टर काहे के लिए होते हैं, जब आप अर्थ में होते हो तब आपको सबसे ज़्यादा जो है पावर की ज़रूरत होती है, तो ये बूस्टर जला देते हैं। जो नीचे आग जलती है ना वो इसी बूस्टर से जलती है। नीचे थ्रस्ट लगाते हैं तब रॉकेट ऊपर जाता है। अगेंस्ट द ग्रेविटी जाना है हमें, अगेंस्ट द ग्रेविटी जाना है, इसलिए हमें शुरुआत में बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। जैसे कि आप उछलना है आपको, तो आप ज़मीन पे क्या करते हो, प्रेस करते हो ज़मीन को, पूरी ताकत से नीचे दबाते हो, फिर ऊपर की तरफ बढ़ते हो। तो ये क्या है, हम थ्रस्ट लगा रहे हैं, यहाँ पर ये बूस्टर का काम भी यही होता है। अब रॉकेट के बारे में बात करते हैं। ये आपका रॉकेट लॉन्चर है, यहाँ पर पेलोड होगा। ठीक है, ये पेलोड को हमें क्या करना है, ऊपर लोअर अर्थ ऑर्बिट में प्लेस करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले स्टेज 1, स्टेज 2 और फिर स्टेज 3। स्टेज 1 एक लेवल पर जाएगी, उसके बाद स्टेज 1 जो है रॉकेट से अलग हो जाएगी, क्योंकि वेट कम करना है हमें, है ना। ये फ्यूल का काम खत्म हो गया, इतना इसे यहाँ तक पहुँचाना था, जितना फ्यूल हमने बंद करके यहाँ तक पहुँचा दिया। अब बचा हुआ जो फ्यूल है स्टेज 2 जो है काम करेगी, उसके लिए ये वाले की ज़रूरत नहीं है, तो इस कंपोनेंट को बाहर कर दो। फिर स्टेज 2 एक लेवल तक लेके जाएगी, और उसके बाद फिर स्टेज 3, और फिर उसे प्लेस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जो पेलोड है वो ऑर्बिटल
उसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल मॉड्यूल बोल रहे हैं। ठीक, अब ऑर्बिटल मॉड्यूल के बारे में बात कर लेते हैं। ऑर्बिटल मॉड्यूल जो है 8.2 टन का ऑर्बिटल मॉड्यूल रहेगा, जो रॉकेट के थ्रू जाएगा और कहाँ पर, लोअर अर्थ ऑर्बिट में प्लेस होगा। अगर हम ऑर्बिट मॉडल की बात करें तो इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल। ये आपको ध्यान रखना है। क्रू मॉड्यूल में क्या होगा, 3 एस्ट्रोनॉट बैठे जा सकते हैं। 3 एस्ट्रोनॉट क्या हो सकते हैं, अप टू 3 एस्ट्रोनॉट इसमें बैठ सकते हैं और 1 हफ्ते तक ये ऊपर घूम भी सकता है। इसमें पैराशूट्स भी होंगे क्रू मॉड्यूल में। ये पैराशूट्स क्यों होंगे, जब डिसेंड करेगा ये क्रू मॉड्यूल, जब नीचे की तरफ आएगा तो पैराशूट लगा देंगे ताकि इसकी जो स्पीड है ना, जब वापस अर्थ की तरफ ये क्रू मॉड्यूल लौट रहा होगा तो इसकी स्पीड को कम करने के लिए पैराशूट्स भी इसमें हैं। इसके अलावा एनवायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी जो है डेवलप किया गया है, ये इसमें रहेगा। इसके अलावा क्रू स्पेस सिस्टम अलग से डेवलप किया है, ये कंपोनेंट भी आपके पास होंगे। क्रू एस्केप सिस्टम क्यों होगा, मान लो जब रॉकेट लॉन्च किया है उस समय कुछ माल फंक्शंस हो जाता है ड्यूरिंग इट्स एसेंट, तो हम तुरंत जो है क्रू को इस एस्केप सिस्टम के थ्रू बाहर कर सकते हैं और इनकी जान बचाई जा सकती है। तो ये सारी जो है कंपोनेंट से इसकी टेस्टिंग हो चुकी है। इसके अलावा सर्विस मॉड्यूल होता है ना, 2 मॉड्यूल की बात की थी हमने, क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल। सर्विस मॉड्यूल का काम क्या है, इसका काम पहले तो ये है कि जो ऑर्बिटल मॉड्यूल है उसको कहाँ पर पहुँचाना, सही आल्टीट्यूड पे जाके प्लेस करना लोअर अर्थ ऑर्बिट में, और जब वापस अर्थ पे आएंगे तो उसको वापस अर्थ पे लाने का भी जो काम होगा वो किसका होगा, सर्विस मॉड्यूल का होगा। ठीक, 4 एस्ट्रोनॉट कौन कौन से, नाम पहले भी बता चुका हूँ, प्रशांत नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप, ये आर ग्रुप ऑफ कैप्टन, एंड शुभांशु शुक्ला इज अ विंग कमांडर, ऑल इन इंडियन एयरफोर्स। ठीक, तो ये 3-4 जो कैंडिडेट हैं इनमें से 3 ही जाएंगे, एक मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा में स्टैंड बाय में रखा जाएगा। इसके अलावा एक जियोनॉइड भी जाएगा जिसका नाम व्योमित्र है, इसे इसरो ने बनाया है। व्योमित्र के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है स्टेट्स वगैरह में, और आपको दोबारा से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यूपीएससी में भी इसके बारे में आ सकता है, थोड़ा सा डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। इसका काम क्या है, इसमें कुछ सेंसर्स लगे होंगे है ना। इंटरस्टेलर देखिए क्या, इंटरस्टेलर में भी इस तरह का एक व्योमित्र टाइप का एक ह्यूमनॉइड लेके जाते हैं उन लोग, है ना। जो काम उसमें इंटरस्टेलर में रहता है वही व्योमित्र का काम होने वाला है। ये जो है रेडिएशंस के जो इफेक्ट होंगे, वेटलेसनेस के जो इफेक्ट होंगे उसको मॉनिटर करेगा, और अगर इमरजेंसी होती है तो साउंड अलार्म्स करना, ये सारी चीज़ें करेगा, और छोटे छोटे कई ऐसे टास्क होंगे जो एस्ट्रोनॉट नहीं कर सकते हैं उसको भी ये परफॉर्म करेगा। तो ये एक ह्यूमनॉइड को है ना क्या किया जा रहा है, एक रोबोट को भी भेजा जा रहा है जिसका नाम व्योमित्र है। अब बात करते हैं कि गगनयान से हम अचीव क्या कर सकते हैं। यार गगनयान से मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हमें मून में जाना है, मून में लैंडिंग करनी है, ठीक है। अभी अगर हम देखें तो आउटर स्पेस पे अब कंपटीशन शुरू हो चुका है। इवन लूनर एक्सप्लोरेशन के लिए देख लो, रिसेंटली चाइना, इंडिया, जापान पूरी रेस लग गई है। तो आउटर स्पेस में अब कंपटीशन हो गया है, और इसलिए आउटर स्पेस में कंपटीशन होने के कारण जो ह्यूमन प्रेजेंस है आउटर स्पेस में डिफरेंट नेशनलिटीज़ की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है। मून में या फिर मार्स में, है ना, आपने इंटरस्टेलर देखी होगी, अलग कॉलोनी ये सब डेवलप करने की बात की जा रही है। और जिस कंट्री के पास ऐसी टेक्नोलॉजी होगी वही अपने लोगों को क्या कर सकती है, फ्यूचर में सेफ और सिक्योर कर सकती है। तो ह्यूमन प्रेजेंस इन आउटर स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, और वो कैपेबिलिटी इसरो ने डेवलप कर ली है। अगर ये गगनयान मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो आने वाले समय में इंडिया जो है अपने लोगों को कहाँ लेके जा सकता है, मून पर लेके जा सकता है, कहीं और कॉलोनी बनाई जा सकती है जहाँ पर अगर लाइफ मिलती है तो। और ये सारी चीज़ें करने में सिर्फ और सिर्फ कुछ ही जो है स्पेस एजेंसी सक्षम होगी, जैसे कि इंडिया की, यूएस की, चाइना की, और जापान की अभी बोलना मुश्किल है, अभी रिसेंटली फेल हुआ है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हमें आने वाले समय में क्या देंगे, इंडिया को जो है काफ़ी एडवांटेज देने वाले हैं पूरे वर्ल्ड के। अगर हम रिस्पेक्ट में बात करें तो इंडिया एज अ सुपर पावर इन स्पेस टेक्नोलॉजी बन जाएगा। ये सारी चीज़ें हमें गगनयान देने वाला है। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी, ये आर्टिकल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है व्हाई डिड द कोर्ट पेनलाइज पतंजलि। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से हम ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनल एडवर्टाइजमेंट एक्ट,
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसके बारे में बात करेंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 अभी तक आया नहीं है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार आपको दिखाई दे सकता है, काफ़ी समय से ये पेंडिंग टॉपिक है। शुरू करते हैं आर्टिकल, समझते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या है? रिसेंटली 27 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एक रिस्ट्रेंट ऑर्डर निकाला था पतंजलि आयुर्वेदा के लिए, और उसमें 2 चीज़ें कही गई थी। पहली, आयुर्वेदा जो पतंजलि आयुर्वेदा है उनको कहा गया था कि आप पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि आप जो एलोपैथी है उसको डिसक्रेडिट करना बंद करिए अपने कैंपेन्स में, और ऐसी एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे जिसमें आप ये क्लेम कर रहे हैं कि जो क्रोनिक कंडीशन है उसको 100% ठीक किया जा सकता है, परमानेंट रिलीफ दिया जा सकता है। ये सारे एडवर्टाइजमेंट मिसलीडिंग है। इसका मतलब क्या है? पहले सेंटेंस का मतलब तो ये है कि भावना में बह करके बाबा रामदेव जी जो हमारी एलोपैथी मेडिकल साइंस है उसको बहुत बुरा भला बोल देते हैं, बोलते हैं कि इन लोग सब फ्रॉड हैं, पैसे ले रहे हैं, लूट रहे हैं, सब कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कुछ ठीक नहीं होता है और इनके पास कुछ इलाज भी नहीं है, जिसमें है ना हमारे डॉक्टर्स बनते हैं, MBBS बनते हैं, तो उनको बड़ा डिस्क्रेडिट कर रहे हैं। ये चीज़ वो भावना में कर देते हैं, कई बार भावना में हो भी जाता है, मान भी लेते हैं। लेकिन जो दूसरी चीज़ है वो बड़ी प्रॉब्लमेटिक है। दूसरी चीज़ का प्रॉब्लमेटिक है जो क्रोनिक कंडीशंस है, क्रोनिक कंडीशन जो क्योर नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ कम हो सकती है पर 100% क्योर नहीं हो सकती। ऐसी कई सारी क्रोनिक कंडीशंस जो है उसमें बाबा जो है कह रहे हैं, ऐसे एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं कि ये 2 बूंद पी लो और 2 बूंद पीने के बाद आपकी बीमारी पूरी तरीके से ख़त्म। ठीक, तो कुछ भी अपना फॉर्मूला बना करके जिसकी प्रॉपर टेस्टिंग भी नहीं होती है वो सारे प्रोडक्ट बाबा इसी तरह का एडवर्टाइजमेंट करके बेच रहे हैं, जो कि बहुत मिसलीडिंग है और वॉयलेशन ऑफ लॉ है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट ये जो है अभी कहा है, बेंच ने क्लियर कट ये सारी चीज़ें कही है। उन्होंने बेंच ने ये भी कहा है कि जो प्रोविजंस हैं ऑफ ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शन एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954 और उसके रूल्स का यहाँ पर वॉयलेशन किया जा रहा है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के रूल्स का भी वॉयलेशन किया जा रहा है। इसके अलावा बेंच ने जो है कंटेम्प्ट नोटिस भी जो है जारी किया है, किसके अगेंस्ट में? बाबा रामदेव के अगेंस्ट में, और जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आचार्य बालकृष्ण जी उनके अगेंस्ट में। क्यों किया गया है? क्योंकि लास्ट नवंबर को इसी तरह का रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर दिया गया था, लेकिन अपने बाबा डरते ही नहीं है, पता नहीं किसका जो है इन्हें प्रोटेक्शन प्राप्त है। ठीक, जो भी इस आर्टिकल में मैं कहूँगा किसी की भावना को आहत करने के लिए नहीं है, जो आर्टिकल में दिया हुआ है वही मैं कह रहा हूँ। ठीक है, इसमें मेरे कोई भी पर्सनल व्यूज़ नहीं रहेंगे। अब बात करते हैं व्हाट इज़ द केस। ठीक, तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टरों का यूनियन है और कुछ नहीं है। ठीक, इसने एक 2022 में पिटीशन फाइल की थी। क्या पिटीशन फाइल की थी? कि जो पतंजलि है वो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, सेव योरसेल्फ एंड कंट्री फ्रॉम द मिसकंसेप्शन स्प्रेड बाय फार्मा एंड मेडिकल इंडस्ट्री। इस तरह के एडवर्टाइजमेंट कौन कर रहा था? अपने बाबा रामदेव जी, कि अपनी कंट्री को बताएं, जो मिसकंसेप्शंस स्प्रेड किए जा रहे हैं फार्मा के द्वारा और मेडिकल इंडस्ट्री के द्वारा, उससे अपने आप को बचाएं। द पेटिशन प्रेजेंटेड 2 grievances दैट कंपनी इज डीजनरेटिंग एलोपैथी, जो अभी हमने ऊपर बात करी, थ्रू कंटिन्यूस सिस्टमेटिक एंड अनअबेटेड स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। खूब मिस इन्फॉर्मेशन के थ्रू ये जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है उसका प्रचार तो कर ही रहे हैं, साथ साथ जो एलोपैथी है उसकी बहुत ज़्यादा बुराइयां कर रहे हैं, और उसके बाद जो है एग्जैजरेटेड क्लेम्स कर रहे हैं खुद के ड्रग्स के। ठीक, आयुर्वेदा में कोई बुराई नहीं है यार, हो सकता है आयुर्वेदा में बहुत अच्छी चीज़ें हो और सारी डिसीजेस क्योर भी हो रही हो, लेकिन उसके पहले रिसर्च होनी चाहिए, प्रॉपर टेस्टिंग होनी चाहिए, उसके बाद ही आप इस तरह के क्लेम करें। बाबा रामदेव की कोई भी दवाइयों में कोई टेस्टिंग नहीं होती है ना, बस उठाया अपना एलोवेरा डाल दिया 2-4, ये नहीं है कि चीज़ें ख़राब है, लेकिन आपकी टेस्ट नहीं हो रही है और उसमें जब तक के है ना ह्यूमन ट्रायल नहीं होता तब तक के आप किसी चीज़ को क्लेम नहीं कर सकते। एलोपैथी की जो दवाइयाँ हैं उसमें कई फेजेस में ह्यूमन ट्रायल होते हैं, और जब साइड इफ़ेक्ट्स और गेन दोनों का कंपैरिजन किया जाता है और जब आपके एडवांटेजेस आउटवे होते हैं साइड इफ़ेक्ट से, तभी उसको मेडिकल क्लियर किया जाता है, मेडिसिन को क्लियर किया जाता है लोगों के यूज़ के लिए। कोविड-19 वैक्सीन की बात कर ले, है ना, तो उस समय बहुत काढ़ा चला था, लेकिन उसके बावजूद भी हो तो रहा था बीमार। हो सकता है इसका आपको बेनिफिट ज़रूर हो, आप लोग ठीक भी हो जाएं, कम भी असर हो, लेकिन आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि इसको पी लिया तो अब कोविड नहीं होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें गलत है। तो बाबा का जो काम है वो यही था और वो इसी तरह की चीज़ें कर रहे थे। और
जो पेटिशनर था उन्होंने कहा कि ये जो सेंटेंसेस, ये जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, जो दे रहे हैं, भाषणबाजी जो कर रहे हैं, ये क्लियर कट वॉयलेशन है जो DMR OA एक्ट का और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का। ठीक है, कौन सा? ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शन एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954 और CPA 2019 का। ठीक, उसके बाद जो बेंच थी जस्टिस सीमा कोहली जी की एंड एहसानुद्दीन अमानुद्दौला की, उन्होंने लास्ट नवंबर को वार्निंग दी थी और थ्रेटन भी किया था कि एक एक प्रोडक्ट पे 1-1 करोड़ की पेनाल्टी लगाई जाएगी, जिसमें आप परमानेंट ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं क्रोनिक डिसीजेस के लिए। ठीक है, तो जो पतंजलि ने उस समय कहा था कि हम ऐसी कोई जो है मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट नहीं देंगे, कोई भी कैजुअल स्टेटमेंट्स जारी नहीं करेंगे, एफिकेसी जो मेडिसिनल एफिकेसी है वो अननेसेसरली क्लेम नहीं की जाएगी कि ये कर लो 100% आप ठीक हो जाएंगे, आपकी कोई भी बीमारी ठीक हो जाएगी, किसी भी तरह की बीमारी है ना। योगा के अपने बेनिफिट्स हैं, नो डाउट, ऐसा कोई नहीं कह रहा है, पर ये सारे प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं। एक बार डिसीज़ हो जाती है उसके बाद इसके असर कम किए जा सकते हैं, इसे पूरी तरीके से क्योर नहीं किया जा सकता। और इस तरीके की मिसलीडिंग जो एडवर्टाइजमेंट है वो लोगों के मतलब हेल्थ के साथ खेलना, उनके विश्वास के साथ धोखाधड़ी करने वाली बात है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें अपना पतंजलि ने कह दिया कि हम कुछ भी नहीं करेंगे, आप चिंता मत करिए। और फिर नेक्स्ट डे जब ये रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर निकला पिछले वाला नवंबर 21 को, उसके नेक्स्ट डे हमारे बाबा रामदेव आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अपने प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार करते हैं। और लगातार जो है फिर जनवरी फरवरी में क्या हो रहा है, जनवरी फरवरी में लगातार जो है एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में, और इसी तरह की मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट चल रही है। लॉ क्या कहता है? लॉ भाई क्लियर कट कह रहा है कि अगर आप फॉल्स मेडिकल एडवर्टाइजमेंट करते हैं इंडिया में तो आपको 6 महीने तक की सज़ा हो सकती है। 6 महीने की सज़ा फर्स्ट ऑफेंस के लिए, अगर आप बार बार करेंगे तो आपकी सज़ा बढ़ाई भी जा सकती है। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के लिए 2 साल तक की सेंटेंसेस हैं। ठीक, सेक्शन 3 of DMROA Act prohibits ads for diagnosis, cure, mitigation, treatment and prevention of any disease, disorder or condition specified in the schedule। ठीक, तो इस शेड्यूल में जो डिसीजेस दी हुई हैं उससे रिलेटेड एड को प्रोहिबिट किया गया है। किस किस से? डायग्नोस से, क्योर से, मिटिगेशन से, ट्रीटमेंट से और प्रिवेंशन ऑफ एनी डिसीज डिसऑर्डर से रिलेटेड। कौन कौन सी डिसीजेस शेड्यूल में है? लगभग 51 डिसीजेस हैं। हार्ट डिसीज़ हो गई, डायबिटीज़ हो गई, ग्लूकोमा हो गई। ठीक है, तो रिसेंटली जो अपने बाबा रामदेव जी ने उन्होंने क्लेम किया था कि मेडिकल साइंस जो है अभी तक के कैटरेक्ट ग्लूकोमा को फिक्स नहीं कर पाया, मैं 30 साल पहले फिक्स कर चुका हूँ। तो ये इस तरह के जो स्टेटमेंट है इससे एलोपैथी को डिस्क्रेडिट किया जा रहा है और एक्चुअल में इसका कोई अभी ट्रीटमेंट है ही नहीं, है ना। इसको आप ट्रीट नहीं कर सकते, जो कि पतंजलि क्लेम कर रहा है कि कुछ ड्रॉप डाल दो आपकी आंखों में, बस 2-4 बूंद डाल दी और कैटरेक्ट ख़त्म, ढेर, अब कुछ करना ही नहीं है। ये सारी चीज़ें हमारे बाबा रामदेव जी कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा सेक्शन 4 प्रोहिबिट्स एनी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट विच डायरेक्टली इनडायरेक्टली गिव्स अ फॉल्स इंप्रेशन रिगार्डिंग द ट्रू कैरेक्टर ऑफ ड्रग। अगर कैरेक्टर ऑफ ड्रग का फॉल्स इंप्रेशन दिया जा रहा है, उससे रिलेटेड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट की जा रही है, तो उसके लिए भी आपको सज़ा दी जा सकती है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लॉ हो जाएगा। व्हाट नेक्स्ट तो ये है कि ये जो मिसलीडिंग जो एडवर्टाइजमेंट चल रही है ये लॉफुल तो है ही, ये तो एक एस्पेक्ट हो गया, लेकिन ये पब्लिक हेल्थ के लिए बहुत बड़ी रिस्क है। क्यों रिस्क है? रिसेंटली पतंजलि ने क्लेम किया है कि उन्होंने एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट बना लिया है फॉर इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, और अब आपको इंसुलिन लेने की ज़रूरत नहीं है, और ये एक मिरेकल क्योर है। इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है। अगर इस तरह की चीज़ें करते हैं और इसका कोई, है ना, प्रॉपर रिसर्च नहीं हो रही, कोई ह्यूमन ट्रायल नहीं हो रहा है और ये क्लेम फॉल्स क्लेम है, तो इससे पब्लिक हेल्थ पे रिस्क हो सकती है। क्या होगा? ये हो सकता है कि यार आप लोग ये सारी चीज़ें लेना शुरू कर दें, उससे आपकी जान भी जा सकती है, आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा, आपने इंसुलिन लिया और आपकी हालत और ख़राब हो गई। दूसरा, आपका जो ट्रीटमेंट है जो पहले 1 साल पहले 2 साल पहले शुरू होना चाहिए था, जो कि आपका ठीक भी हो सकता था, बेहतर हो सकता था आपकी स्थिति, अब आप इतनी हालत ख़राब हो गई, आप लास्ट मोमेंट पर लेके जा रहे हैं। जैसे पहले हुआ करता था गांव वगैरह में, विलेज में मैजिक के ऊपर डिपेंड करते थे, फिर लास्ट में जब कुछ नहीं हो पाती थी तब डॉक्टर के पास जाते थे।
उसी तरीके से अब जो है लोग क्या कर रहे हैं, पतंजलि के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं और उनको लगता है कि इसमें सब कुछ नेचुरल चीज़ है, बाबा उसी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, अपना मेक इन इंडिया को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ब्रांड इंडिया को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और इस तरीके की चीज़ें करते हुए आयुर्वेदा को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और अपना जो है पैसा बना रहे हैं। तो आप लोग जब भी कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, पहले उसके बारे में थोड़ा रिसर्च कर लीजिए, पढ़ लीजिए उसमें क्या है क्या नहीं। ये ज़रूर मानता हूँ कि इससे नुकसान नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें यूज़ की जाती है ना। एलोवेरा यूज़ किया जा रहा है, उसका कोई नुकसान नहीं है यार। हेल्दी इस्तेमाल की जा रही है, कोई नुकसान नहीं है। हमारे आयुर्वेदा में ये सारी चीज़ें दी हुई है, इस बात से हम पूरे तरीके से सहमत हैं। लेकिन इससे आपका ये नुकसान हो सकता है कि आपको जो एक्चुअल ट्रीटमेंट चाहिए था आपको वो नहीं मिल पा रहा है और आप दूसरी चीज़ों में लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नुकसान दे सकती है हमारे पब्लिक हेल्थ सिस्टम को। तो अगली हियरिंग जो है मार्च 19 को होगी। तब तक के ये रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर है जिसमें टेम्पररी बैन लगा दिया गया है सारे के सारे एडवर्टाइजमेंट पर, सारे के सारे जो फॉल्स क्लेम किए जा रहे हैं उस तरह के एडवर्टाइजमेंट, ठीक। ये हमारा आर्टिकल था। होपफुली ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। मेन हमारा जो एक्ट रहेगा है ना, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954। ये प्री में इंपॉर्टेंट है, सीपीए प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। हमारा लास्ट आर्टिकल है द रिजोल्यूशन अगेंस्ट सेंटर बॉर्डर प्लान। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है और GS3 मीन्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। इंडिया म्यांमार रिलेशनशिप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप FMR के बारे में बात कर सकते हैं। फ्री मूवमेंट रिजीम ये क्या है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रीलिम्स 2024 में FMR दिखने वाला है ना, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये हमारा आर्टिकल होगा। FMR बहुत इम्पॉर्टेंट हमारा टॉपिक है। शुरू करते हैं आर्टिकल क्यों आया है पहले ये समझते हैं। रिसेंटली 28 फरवरी को मिज़ोरम की असेंबली ने, 1 मार्च को नागालैंड की जो असेंबली है उन्होंने एक रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया है टू अपोज द सेंटर डिसीजन टू फेंस द 1643 किलोमीटर लॉन्ग पोरस इंडियन म्यांमार बॉर्डर and scrap the free movement regime agreement that allow cross border movement up to 16 किलोमीटर without travels, ठीक। तो यहाँ क्या हुआ है, 2 स्टेट की जो असेंबली है उन्होंने एक रिजोल्यूशन पास किया है केंद्र सरकार के डिसीजन को अपोज करने के लिए। केंद्र सरकार का डिसीजन क्या था, 1643 किलोमीटर की जो बॉर्डर है इंडिया म्यांमार की उसमें फेंसिंग की जाए और जो फ्री मूवमेंट रिजीम है उसको स्क्रैप किया जाए। फ्री मूवमेंट रिजीम के बारे में बात कर लेते हैं, प्रीलिम्स में इस बार दिख सकता है, ठीक। पहला स्टेटमेंट क्या आएगा, ऑल हिल ट्राइब्स वेदर दे आर सिटीजन ऑफ इंडिया एंड म्यांमार कैन ट्रेवल विद इन द 16 किलोमीटर ऑन द आइदर साइड ऑफ बॉर्डर। ये फर्स्ट स्टेटमेंट आया। अब आप देखोगे ऑल है यार, ऑल तो हो सकता है कि गलत हो, ऑल हमेशा सही नहीं होता है। हमारे बहुत सारे यूट्यूबर्स दोस्तों ने आपको बताया कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट आया तो गलत करना है, ऑल आएगा यार यहाँ पर, है ना, इसको याद रखना। हर ऑल गलत नहीं होता है, अब UPSC के पेपर में हर ऑनली गलत नहीं होता है। तो संभल करके किसी भी जो भी यूट्यूबर्स या जो भी आपको बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, उनकी ट्रिक्स को भी अगर फॉलो कर रहे हैं तो थोड़ा सा एप्लीकेशन ऑफ माइंड लगा के करें, ठीक। तो यहाँ पर जितनी भी हिल ट्राइब्स हैं वो क्या कर सकती हैं, ट्रैवल कर सकती हैं विद इन 60 किलोमीटर ऑन आइदर साइड ऑफ बॉर्डर बाय प्रोड्यूसिंग अ पास विथ अ 1 ईयर वैलिडिटी इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। इनको एक बॉर्डर पास बनाना होगा जिसकी वैलिडिटी 1 साल की होती है और एक बार बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो 2 हफ्ते ये मैक्सिमम रह सकते हैं एक विजिट में, ठीक। मतलब बॉर्डर के दोनों तरफ 16 किलोमीटर विदाउट वीज़ा क्या कर सकते हैं, मूवमेंट किया जा सकता है। इंडिया के हिल ट्राइब के जो लोग हैं वो म्यांमार जाके 16 किलोमीटर तक के एरिया में घूम फिर सकते हैं, 2 हफ्ते रह सकते हैं अपने चाचा पड़ोसी के घर पे, है ना, अपने दादा भैया के घर पे, और फिर वापस इंडिया आ सकते हैं। उसी तरीके से म्यांमार से यहाँ पर लोग आ सकते हैं इंडिया में और वापस 2 हफ्ते के बाद जा सकते हैं। ये हमारा फ्री मूवमेंट रिजीम कहलाता है, ठीक। बॉर्डर कितनी बड़ी है, 1643 किलोमीटर की और 4 स्टेट से लगी हुई है। ये इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी में आपको पूछा जा सकता है, ठीक, कि इंडियन म्यांमार की जो बॉर्डर है कितनी स्टेट से लगी है। आपको 6-7 स्टेट दे दिया जाएगा, उसके बाद आ जाएगा ओनली 2 करेक्ट, ओनली 3 करेक्ट, ओनली 4, समझ लो इस तरह का। मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड एंड अरुणाचल, ये 4 ऐसे स्टेट हैं जिससे म्यांमार की बॉर्डर टच होती है।
और जो असम राइफल है वो इसको गार्ड करता है इंडियन म्यांमार बॉर्डर को। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं। अब रिजोल्यूशन की बात कर लेते हैं। एफएमआर को स्क्रैप कर दिया गया है ना, रिसेंटली जो होम मिनिस्ट्री है उनका डिसीजन आया था और एफएमआर को स्क्रैप कर दिया। इसको इम्प्लीमेंट कब किए थे? 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी, इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। इट इज एज अ पार्ट ऑफ इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी फॉर कल्चरल बिजनेस एंड टेरिस्टेरियल कनेक्टिविटी टू साउथ ईस्ट एशिया एंड बियॉन्ड। ठीक, म्यांमार की अगर हम बात करें तो म्यांमार बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है। क्यों? क्योंकि ये आसियान कंट्री है और इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की अगर बात करें तो उसमें बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती है, अगर हम कनेक्टिविटी के पर्सपेक्टिव से देखें और अगर हम बिजनेस और कल्चर के पर्सपेक्टिव से देखें तो उस लिहाज से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसलिए ये एफएमआर भी इम्प्लीमेंट किया गया था। लेकिन रिसेंटली एफएमआर को सस्पेंड कर दिया गया और पहले सस्पेंड किया गया और अब उसको पूरी तरीके से स्क्रैप कर दिया गया। रीज़न क्या है यार? रीज़न ये है कि म्यांमार में कूप के बाद से बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी और इंडिया में बहुत सारे लोग आ रहे हैं फॉर असाइलम, है ना, बहुत सारे रिफ्यूजीज़ जो है अपने आप पनाह मांग रहे हैं और बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट्स भी आ रहे हैं। तो इसी एफएमआर रूट के थ्रू उन लोग आ रहे हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि ये ना हो, इसलिए एफएमआर को स्क्रैप किया गया है। इसके अलावा इलीगल माइग्रेशन के अलावा जो स्मगलिंग ऑफ ड्रग है, आर्म है, एम्यूनिशन है, ये भी बहुत ज़्यादा हो रही है और क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट भी एक्सट्रीमिस्ट का बहुत ज़्यादा हो रहा है इसी एफएमआर के रूट से, इसलिए इसको स्क्रैप कर दिया गया है। ठीक, ये जो डिसीज़न है वो मणिपुर गवर्नमेंट के कहने पर केंद्र सरकार ने लिया है। मणिपुर में हम जानते हैं रिसेंटली कन्फ्लिक्ट हुआ था, वायलेंस हुआ था मीती और कुकीज़ो ट्राइब्स के बीच में। ठीक, मीती के बारे में जानते हो, वेली है, वेली की ट्राइब है और कुकीज़ो हिली ट्राइब्स है। ये कुकीज़ो जो पीपल हैं इन्हीं के सगे चाचा भैया दादा ये दूसरे साइड में रह रहे हैं। ठीक है, क्यों रह रहे हैं अभी इसके बारे में बात करेंगे। तो इन्हीं के कारण जो है केंद्र सरकार ने ये डिसीज़न लिया है। उन्होंने कहा है कि म्यांमार के जो नेशनल के लोग हैं वो मणिपुर में आ रहे हैं और इलीगली यहाँ पर बस रहे हैं और जो कुकीज़ो यहाँ पर इंडिया के कुकीज़ो के लोग हैं उनके रिश्तेदारों को चुपचाप यहाँ बॉर्डर क्रॉस करवा के इंडिया में रख रहे हैं क्योंकि वो म्यांमार में सेफ़ नहीं है और इलीगली आ रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर ने इस केंद्र सरकार के डिसीज़न को वेलकम किया है, लेकिन मिज़ोरम और नागालैंड ने इस डिसीज़न का अपोज किया है। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? क्योंकि यार इनके स्टेट में बहुत सारे ऐसे ट्राइबल लोग हैं, हिली ट्राइबल पीपल हैं जिनके सगे संबंधी कहाँ पर है? बॉर्डर के उस पार रह रहे हैं। अब इनको तो नहीं पता था ना यार बॉर्डर बन जाएगी, है ना, किसी के चाचा भैया दादा दूसरी तरफ रह रहे हैं तो वो उनसे मिलने भी नहीं जा सकते, ये तो गलत है। तो ऐसा क्यों हुआ था? थोड़ा हिस्ट्री जान लेते हैं। अगर आप प्रेजेंट डे नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो ये बर्मा के अंदर आता था 1800 ईस्वी तक। ठीक है, 1800 तक के जो है बर्मा का ऑक्यूपेशन था हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट पे। उसके बाद ब्रिटिशर्स के साथ एक ट्रीटी साइन हुई जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ यंडाबू इन 1826। ये आपको ट्रीटी का नाम याद रखना है, यूपीएससी में शायद ना भी पूछे लेकिन स्टेट पीसीएस वगैरह में बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं, है ना। तो ट्रीटी ऑफ यंडाबू किससे रिलेटेड है? म्यांमार और इंडिया की जो बॉर्डर है उससे रिलेटेड है और जो करंट अलाइनमेंट हमें दिख रहा है वो इसी ट्रीटी में तय हुआ था और बाद में फिर ये बर्मा और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर बनाई गई, बर्मा का नाम म्यांमार कर दिया गया। ठीक है, इसमें सेम एथनिसिटी और कल्चर के लोगों को डिवाइड कर दिया गया। स्पेसिफिकली जो नागाज थे और मणिपुर के लोग थे कम्युनिटी, कुकी चिन मिज़ो कम्युनिटी ऑफ मणिपुर, इनको विदाउट इनकी कंसेंट के एक बॉर्डर से डिवाइड कर दिया। तो अब ये तो इनके साथ गलत हुआ ना, अपने ही सगे संबंधी लोग बॉर्डर के उस तरफ है, इसलिए ये इम्प्लीमेंट किया गया था एफएमआर। समझ में आया क्या? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा थोड़ा सा बैकग्राउंड हो जाएगा कि क्या रीज़न है कि ये जो है जो लोग हैं वो जा रहे हैं और बेसिस क्या था? फ्री मूवमेंट रिजिम का, और अभी उसे स्क्रैप क्यों किया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो रिजोल्यूशन पास किए गए हैं दोनों स्टेट की द्वारा उसके इम्पैक्ट क्या होंगे? यार इसके कोई इम्पैक्ट नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये ज़रूर कहा था कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर कोई असेंबली अपोज कर रही है किसी भी रेजोल्यूशन को पास करके। सीए के समय में बहुत सारे स्टेट ने क्या किया था? रेजोल्यूशन पास किया था सीए के अगेंस्ट में। ठीक, तो
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे कोई हार्म नहीं है कि ये लोग अपना ओपिनियन रख रहे हैं केंद्र सरकार के डिसीजन को। इस तरीके से वो केंद्र सरकार को क्या कर सकते हैं, फोर्स कर सकते हैं कि अपना डिसीजन वापस लिया जाए, है ना। यहाँ पर कहीं ना कहीं वो अकाउंटेबिलिटी भी शो कर रहे हैं अपने लोगों के लिए, जो स्टेट की सरकारें हैं। लेकिन केंद्र सरकार के पास ऑब्वियसली ज़्यादा पावर है, अगर वो चाहे तो इम्प्लीमेंट करे, अगर स्क्रैप करना चाहे अपने डिसीजन को, वापस लेना चाहे तो कर सकती है। स्टेट का इसमें कोई ज़्यादा रोल नहीं हो सकता, वो सिर्फ अपना ओपिनियन दे सकते हैं इस रिजोल्यूशन के थ्रू। इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसे लॉ की तरह एनफोर्स नहीं किया जा सकता, दैट्स इट। तो जितने चाहे मर्जी आप रिजोल्यूशन लाएं करें, केंद्र सरकार को ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा, आर्टिकल हो जाएगा। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।